स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर क्लास 9 का। इससे पहले हमने और भी क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की इंटरनेशनल यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, ये आपने सभी ने लिखा होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रास इज मिक्सचर ऑफ विच मेटल। तो ब्रास जो है किसका मिक्सचर है, ये अलॉय का मिक्सचर है। ठीक है, ये अलॉय का मिक्सचर है। अलॉय किसका, कॉपर का एंड जिंक का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर का अलॉय जो है वो ब्रास होता है। और ये किस टाइप का मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ आइसोटोप यूजफुल इन कैंसर ट्रीटमेंट। बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं भैया बड़े, इनको समझ लेना आराम आराम से। ठीक है, तो इसका आपसे क्या पूछा गया है कि आपको सीधा सीधा बोला गया है मेंशन द नेम ऑफ आइसोटोप, समस्थानिक का नाम बताना है जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो वो किया जाता है हमारा कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है कॉमनली यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है, व्हाट इज एम्फीबिलियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबिलियन जो है प्लांट किंगडम का कौन सा है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर लिख दीजिए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नोन एज। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नोन एज। तो न्यूटन का पहला नियम जो है वो क्या कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जाना जाता है। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। टुवर्ड्स अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो वो किस फोर्स की वजह से आता है। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के। ठीक है, ग्रेविटेशनल लिखिए फोर्स या फिर ग्रेविटी लिखिए। इसी की वजह से तो भाई वो एप्पल जो है उसका एग्जांपल दिया जाता है, न्यूटन ने जो लॉ का पता लगाया था। हालांकि ये ग्रेविटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया तभी ग्रेविटी का जो है वहां पर उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि में पहले से चल रही थी, बस न्यूटन ने एक अंदाजा लगाया कि वाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑन द अर्थ, बस इतना है। तो ड्यू टू द ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देनी है, परिभाषा पूछा गया है। और उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है इसका एक्सेलरेशन का जो है क्या है, फॉर्मूला के साथ साथ है आपको परिभाषा बता देनी है। तो फॉर्मूला पहले तो सबसे पहले हम बता दें एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपको मेरे हिसाब से डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ए जो होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो हम सीधा सीधा अब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से ही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ, दोबारा बोलूं, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है ए इक्वल्स टू वी अपॉन में टी होता है, और डेल्टा जो है ये वाला साइन जो है ये चेंज दिखाता है। आप वी अपॉन टी भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो एक्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। एक्जैक्ट फॉर्मूला आपको ये लिखना है, बेस्ट होता है, ठीक है। और इसका जो है आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट भी आपको ध्यान रखने हैं। हमेशा हर चीज़ थोड़ा थोड़ा नॉलेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन भी कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिख लिया। व्हाट इज मोशन, तो मोशन क्या है, ठीक है, गति क्या है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आपको जो है एक एग्जाम्पल भी दे देना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट इज नॉन एज मोशन। कोई भी वस्तु जब अपनी पोजीशन को यानी कि अपनी स्थिति को समय के अनुसार बदल लेती है या बाह्य वातावरण के हिसाब से जो है वो बदल जाती है, तो उसी को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, और जो है इसमें रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जंपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ईटिंग हो गया, सारे के सारे क्या है, मोशन ही है। आप स्थिति बदल रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, डेली लाइफ में एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, रनिंग हो गया, साइकिलिंग, जंपिंग, राइटिंग, टाइपिंग, मूविंग है, थ्रोइंग बॉल, ये सारे सारे इसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है, विच सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो सभी ने कर दिया होगा, सभी को पता है, उसको कहते हैं हम माइक्रोकांडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। सबसे फर्स्ट डिफरेंस अगर आप बताएंगे तो क्या बता देंगे, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, एक एलिमेंट का। ठीक है, एटम जो है ये आपका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी न किसी कंपाउंड का। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। अच्छा, एटम जो है ये आपके कैसे होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि कंपाउंड जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो आपका ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, ये आपका। और आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, जो है आपका कौन कौन सा एग्जांपल होते हैं कंपाउंड के और इसके,
एटम के, तो आपको सभी को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल सा एग्जांपल, हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एटम्स जो होते हैं, इसका एग्जांपल मैं पहले बताता हूँ। एटम जो है, इसका एग्जांपल आप बता सकते हो ऑक्सीजन। अब एक बात और, ऑक्सीजन तो आप बोल दोगे ऑक्सीजन तो एटम की जगह मॉलिक्यूल भी होता है, यस ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन ओनली ओ, ठीक है। और जो है मॉलिक्यूल जो है, ये यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात करें दूसरे साइड में, मॉलिक्यूल जो है वो भी ऑक्सीजन, बट उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O2। क्लियर हुआ अभी। मॉलिक्यूल में एक और हम अगर एलिमेंट का एग्जांपल में हम बात करें, तो अब आपका होता है फॉस्फोरस, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और वही फॉस्फोरस का फॉर्मूला अगर पी आप 4 कर दो, P4 कर दो, P4 ये भी फॉस्फोरस है, देखते जाओ, ये ऑक्सीजन था O2, ये P4 ये फॉस्फोरस है, ये आपके मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। सल्फर जो है आपका, केवल जो है सल्फर, सल्फर जो है अगेन एग्जांपल है आपका एटम का, और सल्फर ही S8 के नाम से आता है, S8 उसका फॉर्मूला है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन, ठीक है, उसका एग्जांपल एक और आपको बताता हूँ। यह है एच से डिनोट करते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन यही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एटम, तो ये हो गया मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर इज ए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे डिफरेंसेस बता सकते हो। तो टू की बात है, हम अगर डिसाइड करें आराम से समझने की तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है और वही डेफिनेशन आपको बतानी है। इसमें क्या पूछा है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन बोलें तो यहाँ पर क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर, सॉरी, फ्रॉम जो है आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट का मूवमेंट जो है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है लोअर कंसंट्रेशन से अगर हायर कंसंट्रेशन में होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो भी किसके किसके मतलब थ्रू, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसे जैसे छन्नी समझ लो, अभी फिलहाल आपके लिए छन्नी समझ लो। और अब मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के पास में ना घरों में अब छोटे छोटे आरओ आने लग गए हैं, तो आरओ लगाते हो आप। इसमें आरओ में व्हाइट कलर की ऐसे ऐसे आपको गोल गोल से जो फिल्टर मिलते हैं, ठीक है, जिसपे आप कह सकते हो कि कागज जैसा लपेटा रहता है व्हाइट कलर का। आपने अभी कभी जिसने आरओ देखा है, जिसके घर में आरओ है, वहाँ पे जरूर ना जरूर एक बार जो है उसकी मेंटेनेंस होती है, साल भर में 2 और 6 महीने में होती रहती है। वो तो डिपेंड करता है कि आप उसकी साइकिल क्या चला रहे हो, मतलब कितने समय चलाते हो आरओ को, उसके ऊपर जो है इसकी सर्विस होती है। तो इसमें जो फिल्टर है ना, ये साफ किए जाते हैं और कई फिल्टर तो रिप्लेस किए जाते हैं। इसमें क्या है, इनके थ्रू जो है वाटर जो है आपका ट्रांसफर होता है और इनसे छनते हुए जो है आपके लिए आरओ यानी कि पानी देता है, ठीक है। तो वही जो चीज है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाती है, लेकिन किसके मीडियम से, किसके थ्रू, तो ये जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये पास होता है लिक्विड। इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर आप सिंपली लैंग्वेज में लिखना चाहो तो बिल्कुल सिंपलेस्ट बना सकते हो कि कोई भी लिक्विड अगर पास किया जाता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मीडियम, या फिर बोल सकते हो मेम्ब्रेन, तो ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपको सीधा सीधा बताना क्या है कि ये सॉल्यूशन क्या होता है भैया, और इसका एग्जांपल क्या है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आपके लिए मैं मॉडल पेपर 2023 का भी जारी करने वाला हूँ, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 2023 की प्रिपरेशन हम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, आप लोग अगर जो है यहाँ पर पढ़ते हैं तब, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, मे भी आप लोग थोड़े से मौज मस्ती में चले जाओगे, और हम उस समय आपके लिए जो है सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर के थ्रू डाल देंगे, और उसको आप पढ़ लेना। क्योंकि हर दिन जो है वीडियोस बनते रहते हैं, तो हर दिन वीडियो जो है नीचे चला जाएगा, आपको फिर बाद में सर्च करने में परेशानी होगी। तो सर्च करने से बचने के लिए पर डे जो वीडियो डाले जाएं उनको उसी वक्त देख लें और सेव भी कर लें अपने सिस्टम में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया आपको, मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का, टू या फिर मोर देन टू कंपोनेंट्स का, ठीक है। बस ये है जो है, और इनकी जो वो कंपोनेंट्स होती है उसकी साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। बस ये लिख दिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। उन पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। कॉमन एग्जांपल क्या बात करें, तो सुगर इन वाटर जो है आपका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से साल्ट इन वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सोडा भी क्या है, सोडा वाटर, वो भी आपका सॉल्यूशन ही है। तो इस तरह से सॉल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें आपसे पूछा गया प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो प्लाज्मोलाइसिस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम समझे तो बेहतरीन होता है। देखो इसमें क्या होता है, जब कोशिकाओं को ना हाइपरटोनिक घोल में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो वो क्या करती हैं कोशिकाएं जो है वो अपना वाटर लूज कर देती हैं, यानी कि अपना पानी खो देती है, ठीक है। और यही जो है कॉन्ट्रैक्ट किसके कारण होता है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है, सेल वाल के पास में। लेकिन हमें क्या केवल डिफाइन करना है, तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो प्लाज्मोलिसिस होता है जिसमें कोशिकाएं हाइपर
टॉनिक घोल में रखने पर अपना पानी खो देती हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में सीधा सीधा बोलूं तो प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल लूजेस वाटर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। इसके बाद में सब्लिमेशन पूछा गया, व्हाट ए डेफिनेशंस पूछे जा रहे हैं, और ये आपने पढ़े नहीं पढ़े ये तो बहुत बड़ी गलती करी। और सबसे पहले टीचर जो है ये सब तो छोटे टर्म्स बताता है जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता है, जिसमें उस चैप्टर या उस टॉपिक के जो छोटे टर्म्स होते हैं उनको रिवाइज कराना चाहिए। ये रिवाइज कराना, ये नहीं कि मैंने 8th में पढ़ लिया कि सोल्यूशन क्या होता है तो मुझे 9th में भी याद रहेगा, और मैंने 9th में पढ़ लिया तो मुझे 10th में भी याद रहेगा, क्योंकि हम कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर बार हमारा सिलेबस चेंज होता है, कुछ चीज़ें हम बाहर की करते हैं, कुछ चीज़ें घर की करते हैं, तो हमारा माइंड थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है इधर से उधर मिस हो जाती हैं, डेफिनेशन कहिए या उसकी की पॉइंट कहिए वो चली जाती है हमारे दिमाग से। तो अगर हमारे को समय समय पर इनकी डोज मिलती रहे, यानी कि इनकी डेफिनेशन मिलती रहे, तो हमें कोई भी चीज़ रट्टा मारने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत सिंपल सा। आपके भले ही आप एक नए न्यू स्कूल में आप जो है एडमिशन लीजिए, ठीक है, वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 60, ठीक है, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 60। आप फर्स्ट डे गए, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और लोगों ने भी आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो 60 से एक अकेले का इंट्रोडक्शन किया गया और जो है 60 ने एक अकेले का इंट्रोडक्शन लिया। तो इसमें सबसे ज्यादा किसको याद रहने वाला है? इन सबके नाम। 60 का नाम जो है एक बच्चे को याद नहीं रह पाएगा, लेकिन ये 60 बच्चे जो है इस एक बच्चे का नाम याद रख लेंगे। लेकिन यही बच्चा अगर 4 दिन स्कूल ना आए, 4 दिन स्कूल ना आए, पहले दिन आया, इंट्रोडक्शन हुआ, जो पढ़ाई हुई हुआ, और ये स्कूल 4 दिन नहीं आया, 5वें दिन गया ये स्कूल, तो इस 60 बच्चों में से जो इसको मान लो सपोज करो पहले दिन 10 बच्चों के नाम याद थे, उसमें से ये 5 दिन बाद में शायद 2 से 3 बच्चों का नाम ही याद रख पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इस बच्चे ने 5 दिन का गैप ले लिया, यानी कि जब आपको सोल्यूशन पढ़ाया जा रहा था 9th में, तो 9th के बाद आप 10th में गए थे, तो सोल्यूशन वाला जब भी चैप्टर आता है, सोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी लिंक आती है, कोई भी चीज आती है, तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए टीचर को। इसमें प्लाज्मोलाइसिस जो है आपका ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए। सब्लिमेशन हर बार आएगा, अगर आप केमिस्ट्री लेके आगे जाएंगे सब्लिमेशन के ऊपर तो टाइप पूरा का पूरा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बुक भी लिखा गया है, लेकिन फिलहाल आपके एक टॉपिक बहुत बड़ा मिलेगा सब्लिमेशन का। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है? तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा इसका जो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ ए मेटर डायरेक्टली इनटू वेपर। यानी कि आप ध्यान रखना क्या बोलने वाला हूं, इस चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली, ए जो भी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है अगर वो उसका सॉलिड स्टेट है यानी कि वो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से वो डायरेक्टली क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। ठीक है, अब वो वेपर बन जाता है, विदाउट जो है यहां पे क्या नहीं बन रहा है, एक चीज नहीं बनेगी, लिक्विड। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटर जो सॉलिड अवस्था में है लेकिन वो लिक्विड ना बनते हुए सीधे वेपर यानी वाष्प अवस्था में चला जाए, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी ठोस अवस्था का कंपाउंड है, एलिमेंट है, मैटर है, अगर उसको हम हीट करते हैं बाय हीटिंग, ठीक है, बाय हीटिंग, बिना हीटिंग के तो होगा नहीं ना, बाय हीटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई सॉलिड मेटल, सॉलिड कंपाउंड या मैटर को जो है हम हीट करते हैं, और बाय हीटिंग इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, नॉन एज दिस प्रोसेस इज नॉन एज सब्लिमेशन। अब दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली ऑन हीटिंग इनटू वेपर विदाउट सॉरी विदाउट बिकमिंग लिक्विड इज नॉन एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं, कभी भी बुक से रटने की कोशिश मत करिए। सबसे पहला आपका प्रश्न में जब यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना, यहाँ पर ये वाले इंस्ट्रक्शंस, तो बोर्ड में क्या लिखा रहता है कि जो भी आप आंसर लिखेंगे, राइट करेंगे, वो आप अपने आवन वर्ड्स में लिखें। आवन वर्ड्स हमेशा लिखा रहता है किसी भी एग्जाम में, कितना बड़ा भी एग्जाम हो, ये वर्ड कह रहा हूँ, वर्ड में लिखने को, क्योंकि उसमें आपकी समझदारी देखी जाती है। आप किस चीज को कितना समझ के, क्या मैंने डेफिनेशन बोल दिया तो डेफिनेशन को एज इट इज रटना, वो तो रटना हुआ, समझना नहीं हुआ। आप अपने हिसाब से क्या समझ के लिख पाए वही आपको जो है मांगा जाता है। बिल्कुल डायरेक्टली ये बोलते हो कि नहीं मेरे को डेफिनेशन ऐसी लिखनी है, नहीं, आप कहीं भी आप होमोजेनियस को पहले यूज करिए, बाद में करिए। आप पहले मत बताइए कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, नहीं बताइए, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, आपने रट लिया कि पहले यही लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बाद में लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इंपॉर्टेंट चीज अगर ये मेरे को लगती है तो मैं पहले लिख दूंगा। मेरे को क्या इससे बेनिफिट होगा, जो पढ़ने वाला पहले समझ जाएगा भैया ये चीज ऐसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सब्लिमेशन हो गया, अब इसको एग्जाम्पल दे देना है। तो एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो? तो यहाँ पर हम अगर हम कोई भी जो है आपका जैसे बर्फ है, ठीक है, और नेप्थलीन की गेंद, नेप्थलीन जानते हो जिसको व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं जो हम कपड़ों वगैरह में यूज करते हैं, कई बार तो पहले के टाइम में गेहूं में भी डाली जाती थी। ठीक है, तो उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उर्दू पातन ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बर्फ या नेप्थलीन को जब हम क्या करते हैं, करेंगे हीटिंग, तो ये जो है किसमें चेंज हो जाएगा? डायरेक्ट इनटू वेपर चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, वो भी एक एक्सट्रीम प्रेशर पे। ऐसे नहीं कि बस हमने कर दिया और हो गया। हर चीज की जो है एक लिमिट होती है कि हमें सब्लिमेशन देखना है, तो सब्लिमेशन के लिए हमें उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। सब्लिमेशन हर जगह नहीं दिखाई देगी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें देखिए क्या पूछा गया। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे कि सर्कुलर मोशन क्या है, व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन। और इसमें फिर आपसे फिर से एग्जांपल मांगा है किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, सर्कुलर मोशन का डिफाइन कर देना है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप का एक मोशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट है ना एक सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो चलता रहता है। ध्यान रखना, सर्कुलर जो पाथ होगा ना, इसमें हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे ही चलना पड़ेगा। आपने मौत का वो कुआं देखा होगा ना ऊपर चढ़ करके, तो उसमें जो है मोटरसाइकिल जब चलती है ना, तो ये धीरे धीरे अपने कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करती है, फिर उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली जो है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, जैसे ही वो अगर जैसे जैसे अपना मोशन धीरे करेगी ना, तो उसका देखना पाथ चेंज हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे जा रही थी, मान लो सपोज करो इस तरह थी, तो ये यही थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा,
हो सकता है पाथ उसका लड़खड़ा जाए, मतलब उसको अपने स्पीड के हिसाब से पाथ को भी चेंज करना पड़ता है। और एक बार कांस्टेंट मोशन ले लिया तो उसे कांस्टेंट मोशन पे वही पाथ वो कंटिन्यूअस फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। तो यह हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि सर्कुलर मोशन है वो क्या होता है, किसी भी जो है ऑब्जेक्ट का मोशन होता है और जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एग्जांपल ले लें, एनी कोई पॉइंट होता है जो प्रॉपर मान लो जो कि आपका कांस्टेंट रेट पे कहीं पे भी घूम रहा है, जैसे मैंने आपको सर्कस का जो है मेला बताया वो भी है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं, आपका मिनट और सेकंड और आवर का हैंड जो घड़ी है ये पूरे सर्कुलर मोशन में चलती है। सबसे अच्छा एग्जांपल, इजी एग्जांपल बता रहा हूँ जो आप दिन रात देखते हैं। एक ये सेकंड की सी होगी, चलो मान लो ये मिनट की हो गई, और एक जो है ये थोड़ी सी ये होगी आवर की, ठीक है। तो ये हमेशा जो है कांस्टेंट स्पीड, इसकी हर सेकंड में वही स्पीड रहेगी, इसकी अलग ही अपनी जो स्पीड है वो अलग है, इसकी जो है कांस्टेंट अलग है। देखो ये अगर सपोज करो सेकंड की सुई जो है आपकी चलती है 60 बार घूमती है, ठीक है, 60 बार घूम करके पूरा चक्कर मतलब 60 बार इस पूरे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करती है उसी स्पीड में, क्योंकि जितने टाइम में वो एक एक आगे एक कदम बढ़ेगी उतने ही टाइम में वो दूसरा कदम बढ़ाएगी, उसी टाइम में तीसरा। तो इस तरह से जो ये चलता रहेगा सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड की वजह से दूसरी जो मिनट की सुई है वो 1 सेकंड जो है आपका 1 मिनट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर घंटे की सुई जो है 1 मिनट वाली सुई जब 60 चक्कर लगाएगी तो ये 1 घंटा बढ़ जाएगी। तो ये क्या सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, इसमें कोई भी नहीं एक दिन आपके शाम जल्दी हो गई यानी कि 7 जल्दी बज गया या 6 जल्दी बज गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो समय है वो बिल्कुल आपका पर्टिकुलर बेस्ट एग्जांपल है जो आपका इसका दे सकते हो सर्कुलर मोशन का। अब यूनिफॉर्म मोशन का जो है आपको एक एग्जांपल देना है। यूनिफॉर्म मोशन किसका होता है, तो अभी अभी मैंने बताया आपको यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जो आपका यूनिफॉर्म है पंखा आपके छतों पे लगा रहता है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, चलता है, ठीक है। और अर्थ अराउंड द सन जो चलती है वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन का जो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, ठीक है। पेंडुलम जो है, पेंडुलम जो है वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, टक 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 टक, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनोमियल, क्या है नोमेनक्लेचर, स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ इट। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और जो है आपका इसका बेनिफिट क्या होता है ये आपको बता देना है। तो कोई भी आप जब इसको पढ़ते हैं तो हर चीज को समझा करिए, आसानी से बता सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं जैविक प्रणाली है, ठीक है। किसकी, तो दो नामकरण की। इस दो नामकरण में क्या होता है, जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है यहाँ पर जो है नेम कंपोज किया जाता है विद 2 टर्म्स। समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से लिख सकते हो डेफिनेशन, जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसको भी बना सकते हो, इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको भी आप कंबाइन करके बना सकते हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जो है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनको 2 टर्म्स में कंपोज किया जाता है। पहले टर्म में जो है वो क्या बताता है, वो जीन्स बताता है, ठीक है। और दूसरे टर्म में जो है वो क्या बताता है, स्पीसीज बताता है, ठीक है। अब आपको जीन मिल जाएगा, स्पीसीज मिल जाएगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये जीव की प्रजाति को जो है पहला शब्द तो जीन बताता है और दूसरा जो है उस प्रजाति का नाम बताता है कि किस प्रजाति का ये जीन है। तो ये जो है यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है, ठीक है, पूरे संसार में इसका ये फायदा होता है। जो इसका मेन फायदा क्या है कि हमको जब इसका नॉमिनक्लेचर करते हैं या फिर जो भी करते हैं तो हमें जो है एक सिग्निफिकेंस जो है एक पर्टिकुलर जो है एक चीज मिल जाती है, एक नाम मिल जाता है जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। और आप जाकर के किसी से उस स्पीसीज के बारे में, अगर आपको ये जीन और स्पीसीज पता है उसके बारे में कम्युनिकेट करोगे तो जो है आपको डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट स्पीसीज के बारे में वो खुद जान जाएगा कि आप उसके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। वो अगर वो प्लांट होगा तो भी वो इस दोनों नॉमिनक्लेचर से जान जाएगा, अगर वो एनिमल है तो भी इस दोनों नॉमिनक्लेचर से जान जाएगा। जीन हो सकते हैं कि बहुत सारे जो है आपके एनिमल्स में और प्लांट्स में मैच हो जाए तो फिर स्पीसीज जो है उसको बचा लेती हैं, अगर स्पीसीज मैच हो जाती हैं तो जीन बचा लेता है। हालांकि ये दोनों बहुत ही रेयरली मैच होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इट। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज ऑलवेज सपोर्ट्स, कनेक्ट्स एंड जो है आप क्या कह सकते हैं प्रोवाइड सपोर्ट्स, ठीक है, कनेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, अपना कोई भी बॉडी हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कोई भी टिश्यू जो है वो क्या करती है, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो किसी भी पादप को, जंतु को, इंसान को जो है क्या करती हैं, उनके कोशिकाओं को और उनकी बॉडी को जो है सपोर्ट करती हैं, कनेक्ट करती हैं और मेंटेन करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और पूछ ली है कि इसके फंक्शंस जो हैं आप क्या बता सकते हैं। डेफिनेशन तो जितनी छोटी बड़ी होती है उतना आप समझा सकते हो और फंक्शंस भी उसी के हिसाब से समझा दोगे। फंक्शंस क्या होता है इसका, सबसे पहले तो ये न्यूट्रिएंट्स को जो है प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द बॉडी। क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यूज है तो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, तो जहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, जिस तत्व की आवश्यकता है उसको वहाँ पर क्या है पहुँचाती हैं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा जो है ये क्या करती हैं, ये आपके सिस्टम को जो है अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ह्यूमनाइज करती है, ठीक है, प्रतिरक्षा के लिए जो तैयार करती है कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि सपोज करिए आपको किसी बिस्किट को तोड़ना है, ठीक है, सबको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बिस्किट को तोड़ना है तो आपने बिस्किट को तोड़ा एक उंगली से, दूसरी उंगली से, चाहे तो आप एक उंगली से भी तोड़ सकते हैं। अगर उसी की जगह आपको कोई एक छोटा सा प्लेट, लोहे का, पत्थर का, जो भी आपको प्लेट दिया जाए, तो क्या उतना ही ताकत आप लगाते हैं, नहीं लगाते। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या होती हैं, वो फिर आपस में जो चीज़ चाहिए वहाँ तक उसको पहुँचाती हैं, खुद आपस में स्ट्रेंथ बनाती हैं, दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, तब जाके आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं बॉडी के हर इवन पार्ट में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो है हमारी डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। उसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है हमारी जैसी बॉडी है उस तरह की बॉडी को वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो इसको बोलते हैं
स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और उसके अलावा जो है हमारे जो कोई टिश्यू डैमेज होने लगती है तो अगर वो रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर कर देती है, अगर रिपेयर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है वो वहाँ से वर्न आउट होकर निकल जाती है, यानी कि हट जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, कभी साइंस को ध्यान से पढ़ो तो बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स टिश्यू? अब देखो अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पूछा है, अब आपसे पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में फिर क्या पूछ रहा है? स्टेट कॉम्प्लेक्स टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। अब इसमें आपसे ह्यूमन का नहीं पूछा है, प्लांट्स का पूछा है, तो आपको प्लांट्स के बता देने हैं। 3 नंबर है तो कम से कम 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने होते हैं, जितने नंबर है ना उतने पॉइंट। ठीक है, और जैसे जैसे आप 10th में जाओगे तो वहां पर जो है इससे एक ज्यादा हो जाएगा, और वैसे ही जैसे आप 11th में जाओगे तो इससे एक ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से चलता रहता है, ये बाकी हम सब डिस्कस करेंगे जिस क्लास में आप जाओगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी ले लें। तो ये किस टाइप का टिश्यू होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और जो है ये जो आपका इसमें जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? एक कॉमन फंक्शन होता है उसका। क्या होता है उन सभी सेल्स का? कॉमन फंक्शन। ओके, कॉमन फंक्शन होता है। अब ये जो है ये इसमें और भी दो चीजें हैं जो मतलब जिन टिश्यूज के आप नाम लिखोगे जिससे सेल से वो बने होते हैं उनके नाम लिखना थोड़ी सी महाभारत है, बाकी उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना पूछा जाए केवल आपको बताना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं। तो आप बता सकते हो कि भैया ये जो है सिंपलिस्ट क्या होते हैं कि ये मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो हम एक नंबर के डेफिनेशन में भी प्राप्त कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। ठीक है, और इसके अलावा अब क्या है? कॉम्प्लेक्स जो है आपके टिश्यूज जो हैं प्लांट में फाइंड होते हैं, उसमें से कितने के नाम देने हैं? स्टेट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा, आपको बताया नहीं कि कितने के नाम देने हैं, तो आपकी मर्जी है, आप 2 नाम दे, 3 नाम दे, 4 नाम दे, आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने जो है आप बता सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो आपको समझना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है प्लांट में 4-5 होते होंगे, 1-2 होते होंगे, 4-2-3 होते होंगे, ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोल दिया स्टेट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और प्लांट में जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है तो 10-15 तो होते नहीं होंगे, तो 2 ही हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम। ठीक है, तो ये आपका एक जाइलम है एंड फ्लोएम। ठीक है, अच्छा एच फ्लोएम। ठीक है, ये 2 आपके टिश्यूज हो गए। तो ये प्लांट टिश्यूज हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है? स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, ये 3 नंबर की बात एक बात बताऊं, बोर्ड में जो ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन बनता है वहां पे। कभी कभी बस एग्जामिनर ढील कर देता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा लेकिन आंसर उसका कितना है? 3 वर्ड में, यानी कि इतना सा। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछने के बाद भी कितना आंसर है? इतना सा। इसके बाद जो हाँ, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि यहाँ क्या पूछ रहा है कि कोई भी मैटर है जो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट का मतलब है तरल। ठीक है, तरल मतलब कह सकता हूं मैं आपको सीधा सीधा पानी अवस्था में, पानी जैसा लिक्विड। ठीक है, तो वो अगर लिक्विड है, पानी जैसा है, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसकी खासियतें क्या है भैया ये बता दो बस। तो आप समझ सकते हो यार पानी की क्या क्या खासियत हो सकती है, बस इतना एज्यूम कर लो, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो रोजीना हाथ में लेते हो, जग में लेते हो, बाल्टी में लेते हो, मग में लेते हो, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं निकल जा रहे हैं। पहली कि जो है लिक्विड का जो है डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, डिफाइंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, डिफाइंड वॉल्यूम होता है, और इसका जो है इसको कंप्रेस नहीं किया जाता। अब बताता हूं कंप्रेस क्या होता है। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे नॉट कंप्रेसिबल लिख दो। ठीक है, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, और नॉट कंप्रेस्ड लिख सकते हो। इसके बाद में आप और क्या पॉइंट बता सकते हो? एक चीज और है इसमें खास बात कि जो है लिक्विड एक्वायर ऑलवेज द शेप ऑफ द वेसल। अब वेसल क्या है? जो बर्तन में आप रखते हो। लिक्विड क्या करते हैं? वो शेप हासिल कर लेते हैं जिस शेप में, जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं। अगर उसको मैं अभी 1 गिलास पानी को बाल्टी में डालूं तो बाल्टी की जितनी पेंदी है उसमें चिपक जाएगा। अगर उसको जो है मैं एक गड़ुए में डालूं यानी कि लोटे में डालूं तो लोटे के बर्तन का शेप ले लेगा। अगर मैं उसको बोतल में डालूं तो बोतल का शेप ले लेगा। तो ये भी इसकी क्या खासियत है भैया, सब में थोड़ी होता है। पत्थर को तुम गिलास में डालोगे तो गिलास बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है ना, इसमें एम्प्टी स्पेस होता है, इसलिए हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड में। ठीक है, आपका लिक्विड जो है ना, लिक्विड ये कंप्रेस नहीं हो सकता, यानी कि एक लोटे पानी में उसके अलावा आप अगर फुल करके रखते हो तो उसके अलावा आप उसमें एक बूंद एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते हो। नॉट कंप्रेसिबल का मतलब वो हो गया कि जितनी जगह वो ले रहा है उसके अलावा वो कम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि मैं बोलूं कि आप एक डब्बे में यहाँ पर आप चीनी 1 केजी का डब्बा है और 1 केजी का ही दूसरा डब्बा, या एक आप वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर का मान लीजिए, इसमें हमने पानी डाला। ठीक है, और इसमें जो है हमने क्या डाला? हमने इसमें चीनी डाला। ठीक है, अब इस चीनी को जो है आप कंप्रेस कर सकते हो, किसी से चीज से कूटोगे कूटोगे, चीनी बारीक बनने के बाद में क्या हो जाएगा? जगह कम लेगा, ऊपर से जगह खाली हो जाएगी। लेकिन इस पानी को चाहे किसी चीज से कूट लो, चाहे आप इसके ऊपर जो है कुछ भी पिस्टन चढ़ा लो, पिस्टन समझते हो जिसमें कोई भी स्पेस नहीं होता, जो आपकी गाड़ियां चलती है ना उसमें, तो उसमें क्या होता है वो आपका जो है इस तरह से फ्यूल को कंप्रेस करते हैं। फ्यूल और वाटर जब एयर जो कंप्रेस होता है तो वहां पे आग लगती है। बाकी हम सब बाद में देखेंगे जब हम बड़े क्लासेस में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है पानी को कंप्रेस, यानी कि लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं भैया, सीधी सी बात है। अब आप इतना तो समझ गए होगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। लिक्विड एक्वायर्स ऑलवेज द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे प्लेस्ड, दे प्लेस्ड, जिसमें जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं उसी बर्तन का वो शेप ले लेते हैं। ठीक है, और एक और खासियत, चलो एक लिक्विड की खासियत आप बताओ कौन सी, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आपका सोच जो है अभी कामयाब नहीं हो रही। सोचो, लिक्विड जो है हायर से आप समझ गए होगे, हायर प्लेस से जो है हायर हायर लेवल से
आपका हायर लेवल से जो है ये लोअर लेवल ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो ये कितनी सारे हो गए अपने पास, 1 देन 2 देन 3 देन 4, तो मैंने ऐसी कॉमनली बता दिया जो आप अपने घरों में देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके सारे हमने बता दिए। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो सॉल्यूशन तो हर चीज का घोल होता है, तो क्या वो कंप्रेसिबल है या नहीं है, ये सारी चीजें हम इसमें समझ सकते हैं। देखो प्रॉपर्टीज से पहले मेरे को ना इस सोल्यूशन के टाइप्स बता देना कमेंट करके, मैं देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियोस के माध्यम से। मैं आपको टाइम ज्यादा दे रहा हूं, हालांकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, मैं सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बता चुका हूं, समझा चुका हूं। अगर आपने ये लेक्चर अटेंड किया तो कुछ ना कुछ सीखे होगे और आने वाले समय में ये जरूर काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं और ये बेसिक आपको 10th में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, 11th में भी रहेंगे साथ में और 12th में भी, ये बेसिक जो आप यहाँ पे आज सीख रहे हैं। इसके बाद देखिए आपको अपने आप मैथ में और आपके साइंस में कितना इंटरेस्ट आने लगता है, और केमिस्ट्री या जो फिजिक्स या फिर आप कुछ भी समझते हैं उसको कितना मजे से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। मैंने पूछा आपसे कि इसके टाइप्स मुझे बता दीजिए, क्या बताने हैं आपको, मुझे टाइप्स बताने हैं इसके, सॉल्यूशन के टाइप्स। अब बताइए प्रॉपर्टीज। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी हमने बात करी थी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में बात करी थी कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर हुआ ये बात, तो पहली बात, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉल्यूशन जो आपका है, जैसे हमने गिलास में, अभी गिलास भी कैसा पेंदा बना दिया मैंने, चलो गिलास का पेंदा बना देते हैं गोल। अब ये गिलास में मैंने ले लिया पानी, ठीक है, और इसमें डाल दिया मैंने नमक या फिर चीनी, ठीक है, तो यहाँ पे साल्ट लिख लेते हैं, साल्ट दे दिया, तो ये हो गया, ये वाटर था, ध्यान से समझ लेना। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है ये क्या बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलो आप समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन जो है ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसको क्या फिल्टर कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन जो है ये फिल्ट्रेशन के द्वारा जो है सेपरेट नहीं हो सकता, कांट बी फिल्टरेड, या कांट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, ठीक है, कांट बी फिल्टर्ड, और इट कैन नॉट बी फिल्टरेटेड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है आपका, इसमें एक और चीज़ है। अब ये नमक और पानी का घोल तो है, होमोजीनियस है, देखो, और ये साथ साथ में क्या नहीं है, फिल्टर नहीं हो सकता। क्या आप इसमें घोलने के बाद में नमक और पानी का घोल, तीसरा आदमी दूसरा आदमी आके बता सकता है कि ये नमक का घोल है, वाटर तो दिख गया उसको, क्या इसमें नमक डाला है या चीनी डाला है, वो कौन सा घोल है, क्या वो उसको देख के 100% श्योर कि वो बता देगा, तो आंसर होगा नहीं। अब आंसर होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल्स जो है, इसके पार्टिकल्स जो है इतने टू स्मॉल होते हैं, टू स्मॉल होते हैं, जिनको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, है ना, टू स्मॉल होते हैं कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको। और जो है मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस हैं, मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस हैं वो आपका मतलब हम कह सकते हैं लगभग पूरे सॉल्यूशंस, लेकिन हम मैक्सिमम बोलेंगे। मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस है, मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या नहीं दर्शाते हैं, वो आपको टिंडल इफेक्ट नहीं देंगे, ठीक है, ये आपको टिंडल इफेक्ट नहीं देंगे। मैक्सिमम जो है टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सॉल्यूशन को हमने डिफाइन किया और एक डेफिनेशन के हिसाब से, एक केमिस्ट्री के हिसाब से, एक विज्ञान के हिसाब से ना समझते हुए अपने एक देसी एग्जांपल से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो है व्हाट इज आयन, ठीक है, राइट द टाइप्स ऑफ आयन। सिंपल डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि आयन जो है, आयन इज ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, आयन इज ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आयन इज ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये धन आवेश, या नहीं, इलेक्ट्रिकली मतलब विद्युत आवेशित जो है ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, छोटे से एक टुकड़े होते हैं पार्टिकल के, ठीक है। अब आयंस के जो हैं हमें बताने हैं टाइप्स। अब आपको पता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज होते हैं, तो चार्ज किस तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अभी समझा, डेफिनेशन समझा, आयन आर स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज, और चार्ज का मतलब होता है या तो चार्ज होगा पॉजिटिव या चार्ज होगा नेगेटिव। तो आयंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से जानते हैं, तो आप पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस तो लिख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये भाषा नहीं यूज की जाती है। तो यहाँ पे ये तो फिजिक्स की बात हो गई कि टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायंस हो गए और एनायंस हो गए, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो यही सीधा सा स्मॉल पार्टिकल होते हैं आयंस, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं, ठीक है। तो बस यही आपका डेफिनेशन होगा और यही जो है इसके टाइप्स हो गए। अब इससे ज्यादा तो इसमें जबरदस्ती लिख नहीं सकते, जितना पूछा है मैंने, जैसे बताया था कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि ये 3 नंबर लायक नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन भी कितनी लिखी, इतनी सी डेफिनेशन है, और इसके दो टाइप्स थे वो जो हमने बता दिए, ठीक है। अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखिए, क्योंकि इसमें आपसे फिर से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये पूछ रहा है कि सीधा सीधा एटम्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब डाल्टन ने क्या बताया, ठीक है, अपनी एटम के बारे में। तो एटम के बारे में डाल्टन का मानना था कि सबसे पहले एटम जो है ये टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको एटम्स कहते हैं, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, तो ये एटम्स जो होते हैं ना, ये पूरे के पूरे एटॉमिक थ्योरी में जो एटम्स यूज किए जाते हैं वो ये टाइनी, ठीक है, टाइनी जो है पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। इन टाइनी पार्टिकल्स को जो है एटम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हम क्या बता सकते हैं इनकी थ्योरी के बारे में, कि एक ये बोलते हैं कि ये जो एटम्स है ना, ये नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि
दिख रहा है। देखिए, या तो फिर आपको ये करना है कि ये जो है ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते हैं और जो है क्रिएट भी नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि ये ना खत्म हो सकते हैं ना बन सकते हैं, एक चीज़ तो ये है। इसके बाद में एक खास बात और है कि ये जो है एटम, ये किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है, मैंने जो बताया ना आपको, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ये डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकते। साथ ही साथ जो है इनका जो है ये वन फॉर्म, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदले जा सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है ये इसको चेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी था, जितने भी आपके एटम्स होते हैं, जितने भी आपके एटम्स हैं, ठीक है, हर एटम का जो है डिफरेंट जो है क्या होता है, हर एलिमेंट जो है डिफरेंट एटम्स रखता है। एटम्स जो है ना, ये हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है, ये उनका कहना था। और उनके जो मासेस है ना, उनका मतलब मास है, ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान, ये भी उनका अलग रहता है, ठीक है। एटम्स का मास जो है अलग अलग रहता है, अलग अलग एलिमेंट में। साथ ही साथ क्या रहता है, जैसे कि मैंने बताया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहती है, ठीक है। इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक जो है गुण वो भी अलग अलग होते हैं। और जो है आप कह सकते हो एटम जो है कंबाइन जो है हम बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स को मिला करके उनके एटम से भी अलग जो है एटम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ कुछ छोटे छोटे उनके पॉइंट्स थे, मुद्दे थे, जिनको आपने समझा। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है। अब ये बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं क्योंकि आपके 23 नंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, दोनों में आराम से डिफरेंस बता सकते हो। इसको एक्सप्लेन करूंगा तो और लंबा वीडियो बन जाएगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, और एक्सप्लेन करता है डिफरेंट आपको डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप। अच्छा, इनके बीच में जो आपको अंतर, पहले तो आपको बतानी है इनकी जो परिभाषा क्या होती है और उसके बाद में इनके दोनों के बीच में अंतर बता देना है। नेक्स्ट जो है इसका और पार्ट, उसकी बात करते हैं, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग। अब अल्फा स्कैटरिंग जो है रदरफोर्ड की, वो क्या कहती है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मांग रहा है कि ये बता दो भैया ये क्या है। नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला डिस्क्राइब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है 24वें में जीवों के जो 5 किंगडम्स हैं, यानी पंच तत्व प्रणाली है, ठीक है, वर्गीकरण की, किसकी वर्गीकरण की, जीवों के वर्गीकरण की पंच तत्व प्रणाली है, ठीक है, उसका जो है आपको डिस्क्राइब यानी कि वर्णन कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें और पार्ट में ये पूछा गया, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का जो है आपको इसमें क्या बताना है, क्या कहते हैं उसको, चारित्रिक, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहे हैं ना, तो चारित्रिक विशेषताओं को बतानी है। क्या बोलते हैं एम्फीबियंस को, जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं पता नहीं, उभयचर, उभयचर बोलते हैं, ठीक है, उभयचर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव टू एग्जांपल ऑफ इट। गति के तीसरे नियम को समझाइए, उसके 2 उदाहरण दे दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया आपसे, वाई डू, अभी आपके सामने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई आएंगी, ठीक है, उन प्लेलिस्ट को टच करोगे तो आप वहां तक पहुंच पाओगे जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो अपने प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये तो आपको कर ही लोगे, सारे कर लोगे आप मेरे हिसाब से, मैं तो आपको स्टेट कर रहा हूँ। यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फ्रिक्शन, आप घर्षण से क्या समझते हैं। राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, भैया एडवांटेज बता देनी है और डिसएडवांटेज। सबसे पहला तो फ्रिक्शन का एडवांटेज है कि हम चल पाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर चलना इंपॉसिबल हो जाएगा जब हमारे पास घर्षण नहीं होगा। यानी कि समझ लीजिए कि एक फर्श है, आप इस फर्श पे, ये फर्श ही मान लीजिए, इस फर्श पे आप यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ तक जाना है, ज़्यादा नहीं तो ये मान लीजिए कि 10 मीटर की, यानी कि 10 कदम की दूरी है। कितने कदम की है, 10 कदम, बस मात्र 10 कदम की दूरी है। तो यहाँ से आपको इधर जाना है इस जगह पे, और यहाँ पे आपको बोला जाए कि आप जाइए, तो आप चले जाएंगे आसानी से, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अभी इस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का उपयोग करते हैं। यानी कि इस फर्श पे बोल दूं कि भाई यहाँ पर सब जगह पे पूरा का पूरा क्या कर दो, तेल, तेल जो होता है उसको, ऑयल को क्या कर दो, जैसे फर्श पे पोछा लगाते हैं ना, तो उस तरह से बढ़िया तरीके से पोछा लगा दो और ऑयल ही ऑयल कर दो। फिर आपसे बोला जाए कि इस 10 कदम को अब आप पूरा करिए, तो शायद आप पहुंचेंगे, लेकिन कई जगह से टूटते फूटते यहाँ तक पहुंच तो जाएंगे, अगर प्रयास रखेंगे जारी तो पहुंचेंगे जरूर, लेकिन टूटते फूटते, अगर लेट कर, आपको चलने को बोला गया है, लेट के लुढ़क के रोल करके नहीं जाने को बोला गया, ठीक है ना। तो आपको चल के जाना है, ये जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ बता रहे थे कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले जो चीज़ फ्रिक्शन हमारी मदद करती है, एडवांटेज है, वो हमारे चलने में है, ठीक है। सर हर चीज़ मतलब एक उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट जो आपका 26 नंबर है, इसमें पूछा गया आपसे, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जो बल है या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद में आपसे क्या बोल रहा है, हाउ डज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। जो है ग्रेविटेशनल, यानी कि यहाँ पे बोला है गुरुत्व के कारण, यानी ग्रेविटी के कारण जो है, पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है एक्सेलरेशन, उसका मान किस प्रकार बदलता रहता है, ये आपको बताना है। इसके और पार्ट में आपसे पूछा गया है राइट कैप्लर्स लॉ। तो कैप्लर्स लॉ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया अंत में कि कैप्लर के नियम को भी बता दीजिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था, काफी चीज हमने डिस्कस करी। अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पेपर का जो आपने सॉल्यूशन देखा वो आपको कितना समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।